लास्ट 5 ईयर से मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड लास्ट 3 ईयर से मैं ये जो भी है एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग वगैरह मैं ये अटेंड एज ए फैकल्टी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है और मेरा भी कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट चलते रहता है। ठीक है। और जो मैं आपको आज ये वेबिनार में और आने वाले जब आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा, सो जो मेरे 5 ईयर्स की जर्नी है, जो 5 ईयर्स की जर्नी में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँ। इवन मैं आपको मेरे जो एक्सपोर्ट के फोटोज है, मेरे खुद के कंपनीज के जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन। सो वी विल डिस्कस इन आज का जो हमारा वेबिनार है, इसमें हम सब एक्सपोर्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ में। ठीक है। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जैसा मैंने आपको कहा है कि मैं 5 ईयर से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट से। ठीक है। तो मैंने गल्फ में भी एक्सपोर्ट किया है, वो मैंने यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया है, मैंने बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट किया है। जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल है, स्पेशली अनियंस हो गए, पोमेग्रेनेट हो गए, ठीक है, मैंगो भी हो गया, वाटरमेलन भी हो गया, ये सब मैंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। मैंने नासिक से भी एक्सपोर्ट किया है ये, और मैंने गुजरात से भी एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। तो ये अभी जो करंटली जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो करंटली मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मेटल प्रोडक्ट्स। ठीक है। स्पेशली स्टील एंड द एल्यूमिनियम। इसमें जो वायर प्रोडक्ट्स है वो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी तक मैंने लैटम में एक्सपोर्ट किया है। लैटम में ब्राजील आ गया है, इक्वाडोर आ गया, पैराग्वे आ गया, ये सब कंट्रीज में मैंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। और 100% एडवांस के साथ मैंने एक्सपोर्ट किया है फुल कंटेनर्स। ठीक है। मैंने अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट किया है, मैंने एशियन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया है। एशियन कंट्रीज में श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, भूटान, ये सब कंट्री भी मैंने एक्सपोर्ट किया है। अभी रिसेंटली मैंने अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया। अफ्रीका में अल्जीरिया नाम की कंट्री, वहाँ एक्सपोर्ट किया है। मैंने यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया है, बुडापेस्ट हंगरी में। ठीक है। और करंटली जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो ताइवान में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये ताइवान में मैंने एक छोटा सा एक सैंपल मैंने भेजा था, तो सैंपल जो अभी अप्रूव हो गया रिसेंटली, एंड नाउ दे आर डिमांडिंग द फुल कंटेनर। ठीक है। एंड दे आर रेडी टू पे मी 100% एडवांस। तो जब 100% एडवांस पेमेंट आ जाता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो ऑलरेडी जीरो हो गया रहता है। ठीक है। सो अगर किसी को क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट, सो माय आंसर विल बी जीरो। ठीक है। तो जो सैंपल मैंने जो एक्सपोर्ट किया था, एक 50 kg का सैंपल था, वो भी मैंने ताइवान में ही मैंने एक्सपोर्ट किया था। तो उसका कॉस्ट जो आ रहा था 50,000 तक कॉस्ट आ रहा था। और क्लाइंट से मैंने पेमेंट लिया 1 लाख रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज, 1,08,000 समथिंग। ठीक है। सो आप देख रहे हो कि 100% एडवांस पेमेंट है और 100% प्रॉफिट मार्जिन भी है। सो एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, 5 स्टेप्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट, किसी को भी अगर एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। सो दिस आर द 5 स्टेप्स। ठीक है, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। सो इसमें से जो फर्स्ट है दैट इज कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन ये पूरा आपको लाइक सीए से ही कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए। आप खुद से भी कर सकते हो, नो डाउट, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीए को कंसल्ट करो। ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट में रहता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। अगर आप सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे लाइक राइस वगैरह, अनियन वगैरह, जहां पर ऑलरेडी लाइक कंपटीशन ज्यादा है, इंटरनल कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको बायर भी अगर मिल गया तो आपको मार्जिन उतना नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है, बायर मिल गया, मार्जिन मिलेगा, तो पेमेंट टर्म भी आपको मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का लाइक टॉपिक ही अगर मैं कंसिडर करूँ, सो 3 to 4 आवर्स प्रोडक्ट सिलेक्शन में चले जाएगा आपका topic। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोर्ट में। उसके बाद है सबसे इजी पार्ट है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। मार्केट सिलेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको लाइक 2 आवर्स का ये लेक्चर रहेगा। ये आप अगर समझ गए हो तो मार्केट सिलेक्शन आप हार्डली विद इन 10 to 15 मिनट आप कंट्री टारगेट कर सकते हो कि किस कंट्री में मेरे को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। एक्सपोर्ट में सबसे इजी पार्ट है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। इसमें काफी कुछ आता है, जैसे इंडिया का किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कौन सी ऐसी कंट्रीज है कि उनका 100% इम्पोर्ट है जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड मार्केट सिलेक्शन दोनों के क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने मार्केट भी सिलेक्ट कर लिया, मार्केट सिलेक्ट कर लिया इन द सेंस आपने कंट्रीज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है उस कंट्री में आपको बायर ढूंढना है। तो बायर आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या है कि बायर्स फाइंड आउट करो कौन कौन से आपके प्रोस्पेक्ट्स है जिनको आपके प्रोडक्ट्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक पूरा क्राइटेरिया है। ठीक है। और बायर का लिस्ट कहाँ से मिलेगा, बायर का डेटा कहाँ से मिलेगा, उसका भी एक काफी सारे सोर्सेस है उस, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रेनिंग में। ठीक है। अब बायर का तो डेटा मिल गया, लिस्ट मिल गया, सब कुछ हो गया। बायर को वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा वो जेन्यून है, फ्रॉड है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है। बट अगर बायर आपको 100% एडवांस अगर दे रहा है तो जेन्यून ही है, वो फ्रॉड तो हो नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। ठीक है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं एज ए एक्सपोर्टर। ठीक है। आपको इन्वॉइसेस बनाने पड़ेंगे, आपको पैकिंग लिस्ट बनानी पड़ेंगे। इन्वॉइसेस में भी क्या रहेगा, इन्वॉइस में रहेगा आपका प्रोफार्मा इन्वॉइस। प्रोफार्मा इन्वॉइस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज काउंटेड एज द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। प्रोफार्मा इन्वॉइस आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा। सेकंड डॉक्यूमेंट रहेगा आपका पैकिंग लिस्ट, जो आपका मटेरियल रेडी होने के बाद बनेगा। टैक्स इन्वॉइस, जीएसटी इन्वॉइस, वो कस्टम के लिए रहता है। ठीक है, वो क्लाइंट को आपको देना नहीं पड़ता। उसके बाद रहेगा कमर्शियल इनवॉइस, जो फाइनल इनवॉइस रहेगा। ये तीन इनवॉइस आपको बनाने पड़ेंगे, पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कि भाई आपका प्रोडक्ट कौन सा है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कंट्री, कि भाई कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। एट एंड आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को यानी इंपोर्टर को आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। सो उसके कंट्री के रूल्स क्या है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इंडिया से जो है मोर देन 10,000 प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। सो अभी किसी सिंगल पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे 10,000 प्रोडक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट काफी वास्ट है, कंप्लीटली काफी वास्ट है। ठीक है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। स्पेशली जो लाइक जिनका एग्रो बिजनेस है, एग्रो बिजनेस का इंफॉर्मेशन तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने गल्फ में भी एक्सपोर्ट किया है, मैंने यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया है एग्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो यूरोप में अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी डेयरी या फिर कोई खाने पीने की चीजें आपको अगर एक्सपोर्ट करना है, तो एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड, एज पर यूरोपियन कस्टम्स लॉ, आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जीएपी गैप सर्टिफिकेट, दैट इज गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है। तो जो मैंने ग्रेप्स एक्सपोर्ट किया था, मैंने नासिक से मैंने ग्रेप्स एक्सपोर्ट किया था, तो हमने गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया था एनीबिल एग्रीडेटेड लैब से। ठीक है। तो ये सारा पूरा प्रोसीजर है, कंट्री वाइज प्रोसीजर है। बट अगर मुझे ग्रेप्स एक्सपोर्ट करना है दुबई में, गल्फ में, तो मुझे गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, मुझे वहां पे देना पड़ेगा, हलाल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक रूल है। अदर डॉक्यूमेंट जो अभी जो हमने इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस किया है, ये तो आपको कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द कंट्री। ठीक है। अभी आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आप अकेले नहीं रहोगे। ठीक है। विदाउट सीएचए यानी कस्टम हाउस एजेंट एंड विदाउट फ्रेट फॉरवर्डर आप लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो मोर देन 50% जो डॉक्यूमेंट्स है एक्सपोर्ट के, वो सीएचए बनाता है, कस्टम हाउस एजेंट बनाता है। ठीक है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अभी एक्सपोर्ट के लिए आप कंपनी कैसे बना सकते हो, देखो कंपनी बनाने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि बेटर आप चले जाओ सीए के पास, वो जल्दी से आपको बना के दे देगा। ठीक है। आपको फर्म रजिस्टर करना पड़ेगा। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हो, एलएलपी भी कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है। फिर उसके बाद जीएसटी, उद्योग आधार, ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद रहेगा आपका करंट बैंक अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट में जो भी ट्रांजैक्शन, जैसा भी ट्रांजैक्शन, आपको पूरा बैंक टू बैंक रखना पड़ेगा। ठीक है। काफी लोग क्या सोचते हैं कि भाई वेस्टर्न यूनियन, ठीक है, या फिर कुछ और भी अदर मोड्स ऑफ पेमेंट है वो हम एक्सपोर्ट में करेंगे, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है कि जो भी पेमेंट, जैसा भी पेमेंट और जो भी एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट, ये सब आरबीआई ट्रैक करता है। ठीक है। सो आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, हमेशा वो बैंक के थ्रू ही होना चाहिए। ठीक है। अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हम कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करें। ठीक है। तो आप नेशनलाइज बैंक से भी कर सकते हो, आप
प्राइवेट बैंक से भी कर सकते हो। ठीक है, नेशनलाइज बैंक में एसबीआई हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे बैंक से भी आप कर सकते हो। या फिर प्राइवेट में एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, कोटक बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। तो बैंक तो सारे अच्छे होते हैं, बैंक का प्रोसीजर भी लाइक अच्छा ही रहता है। सिर्फ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से बैंक के कितने चार्जेस रहते हैं, चार्जेस आपको एक बार पता करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि बैंक सारे अच्छे होते हैं, बट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो कंसर्न पर्सन बैठा है, ठीक है, जो फॉरेक्स के लिए जो कंसर्न पर्सन बैठा है वो कैसा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप एडवांस नहीं, बट अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर काम कर रहे हो, एलसी पेमेंट टर्म में आप काम कर रहे हो, तो इसमें बैंक का काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बैंक काफी हेल्प करती है इस। ठीक है, तो बैंक का काम ही है, बैंक भी काफी सपोर्ट करती है, हेल्प करती है एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, उसके बाद ये है कुछ एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आईसी हो गया, आईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपका ये लाइसेंस रहेगा इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आईसी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा डीजीएफटी से मिलेगा। व्हाट इज डीजीएफटी? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स रहते हैं, जो भी पॉलिसी रहती है, जो भी लाइसेंस रहता है, वो सारा डीजीएफटी से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद आरसीएमसी है। व्हाट इज आरसीएमसी? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि इंडिया से मोर देन 10,000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट का एक कैटेगरी है, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशली डीजीएफटी ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एक प्रमोशन काउंसिल्स बनाए, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। जैसे अगर आपको एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए अपेडा है। ठीक है, मैं जो एक्सपोर्ट करता हूँ वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है। सो मेरा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, दैट इज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। तो ऐसे आई थिंक मोर देन 35-36 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काम क्या होता है कि एक्सपोर्टर को जो भी हेल्प चाहिए, जैसी भी हेल्प चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन अगर एक्सपोर्टर को बायर का डेटा चाहिए या फिर सप्लायर का डेटा चाहिए, वो सारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको हेल्प करता है उसमें। ठीक है, उसके बाद है एडी कोड, ऑथराइज डीलर कोड। ये आपको जहां पर आपका बैंक अकाउंट है वहां से मिलेगा। बेसिकली ये क्या है कि एडी कोड मीन्स पोर्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, पोर्ट पर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए, बट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप एग्रो प्रोडक्ट, खाने पीने की चीजें, ये सब में आप कर रहे हो तो एफएसएसआई का लाइसेंस लगेगा। अगर आप कोई केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर कोई फार्मा वाले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके अलग लाइसेंस, अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोर और लेस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीए की हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर आप खुद भी बना सकते हो, सो दैट इज योर चॉइस। ठीक है। ठीक है, सो अभी इतना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो इंटरनेशनल लेवल पे एंड डोमेस्टिक लेवल पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसी बॉडीज है जो इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बॉडीज है, जैसे आईसीसी हो गया, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ना काफी कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहता है वो रहता है पेमेंट टर्म्स, वो रहता है इनको टर्म्स। इनको टर्म्स मीन्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इन शॉर्ट वो आपका डिलीवरी टर्म हो गया। तो ये डिफाइन कौन करेगा? ये डिफाइन करता है आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, ये सब डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉडीज होगी ये। ठीक है, आपका जो एक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक पेमेंट टर्म्स रहता है, उसके रूल्स कौन बनाता है? उसके रूल आईसीसी बनाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट का एक अपना एक एचएस कोड रहता है। वो एचएस कोड कौन डिफाइन करता है? आईसीसी करता है। ठीक है, सो ये इंटरनेशनल बॉडीज है, जो भी आईसीसी के मेंबर है, डब्ल्यूटीओ के मेंबर है, यानी जो भी कंट्रीज इन सब के मेंबर्स है, इंडिया तो डेफिनेटली मेंबर्स है। ठीक है, बाकी मोर देन 180 कंट्रीज इनके आईसीसी एंड डब्ल्यूटीओ के मेंबर है। तो ये जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये डिफाइन करते हैं आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा डब्ल्यूसीओ भी है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल लेवल पर इनके भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई भी होते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू बी अपडेटेड विद दैट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल बॉडीज। एंड कुछ लोकल बॉडीज भी है। लोकल बॉडीज यानी इंडिया लेवल पे जो बॉडीज है, तो सबसे टॉप पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके अंडर में आता है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आईसी जो हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, या फिर आपको जो भी कुछ लाइसेंस बनाना है,
ये सारा डीजीएफटी से बनता है। इसके अलावा ईपीसीजी है, जिसको ईपीसीजी नहीं, ईपीसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। ठीक है। उसके बाद आरबीआई है। आरबीआई मीन्स जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, डॉलर में पूरा ट्रांजैक्शन होता है, आजकल आईएनआर में भी चल रहा है। ठीक है, यूरो में भी ट्रांजैक्शन होता है। तो जो भी फॉरेन से पैसा आता है उसके ऊपर लाइक आरबीआई की नजर रहती है। ठीक है, तो आरबीआई के पास सारा उसका रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद है ईसीजीसी। ईसीजीसी ये काफी हेल्पफुल है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए। ठीक है। सो सपोज अगर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, आपको कोई, आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपको बायर भी मिल गया, आपने कंट्री सिलेक्ट कर दिया, वो कंट्री में आपको बायर भी मिल गया। बायर बायर क्या डिमांड करता है कि हम इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, बट हमको काम करना है विद 100% क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, कंप्लीट आपको क्रेडिट बेसिस पे काम करना है। तो ऐसे केस में क्या है कि कुछ नए नए जो एक्सपोर्टर्स रहते हैं, मैंने देखा है जब मैं नासिक से मैंने अनियन वगैरह एक्सपोर्ट किया था, तो काफी मैंने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं कि कुछ नए नए एक्सपोर्टर्स आते हैं, वो विदाउट एनी नॉलेज एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्पेशली नासिक से ना अनियन काफी एक्सपोर्ट होता है। तो क्या होता है कि उनको एक प्रोसीजर नहीं पता एक्सपोर्ट का, एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर उनको पता नहीं रहता। ठीक है, वो विदाउट ईसीजीसी की पॉलिसी से लेके वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर उनके साथ क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, मोस्टली वो दुबई में एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, अगर पेमेंट हम आपको 100% एडवांस मिल रहा है या फिर आपको एलसी मिल रही है तो बात अलग है, यू आर सेफ। बट क्या होता है कि कभी कभी इंपोर्टर डिमांड करते हैं कि भाई हमको ना पूरा क्रेडिट में हमको काम करना है। तो ऐसे केस में क्या है कि जो नए नए इंपोर्टर्स रहते हैं ना, उनकी बात, नए नए एक्सपोर्टर जो रहते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, और उनको पूरा वो महीने के 3-4 कंटेनर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और पूरा क्रेडिट में, ओपन क्रेडिट में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, वो क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रॉन्ग थिंग है। मैं 5 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने आज तक मैंने कभी क्रेडिट में मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। मैंने एक्सपोर्ट किया एडवांस में, मैंने एक्सपोर्ट किया एलसी में। ठीक है, क्रेडिट में मैंने आज तक मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, मैंने काफी कंसाइनमेंट मैंने किए हैं। ठीक है। सो ईसीजीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का कि अगर इंपोर्टर ने आपको पेमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं, जब आपका ट्रेनिंग रहेगा, इसका प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ईसीजीसी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी नए एक्सपोर्टर है, उन्होंने विदाउट ईसीजीसी की पॉलिसी लेके बिल्कुल एक्सपोर्ट, यानी विदाउट ईसीजीसी की पॉलिसी लेके एक्सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, ईसीजीसी एक फैक्टर हो गया, ऐसे और भी कई फैक्टर्स है जो मैं आपको अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि काफी टाइम चले जाएगा, 2-3 घंटा चले जाएगा इसमें। ठीक है। सो एक्सपोर्ट इतना सेफ है कि अगर इंपोर्टर ने आपको पेमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, बट आपको कंडीशन ये है कि आपको पूरा प्रोसीजर, एक्सपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही अगर आप लाइक एक्सपोर्ट करोगे, क्रेडिट में भी आप एक्सपोर्ट करोगे, यू विल बी सेफ। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो ट्रेनिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इज कम्प्लीटली सेफ अगर आप क्रेडिट में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद है कुछ इंसेंटिव्स है, एक्सपोर्ट करने पे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है जीएसटी का टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। इन शॉर्ट, एक्सपोर्ट जो है, लाइक टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। ठीक है। सो गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स लेगी नहीं, बट इन केस अगर आपने आपका जो सप्लायर है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उसको अगर आपने टैक्स पे किया है तो वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप जीएसटी पे करो सप्लायर को, ठीक है, या तो मत करो। अभी वो उसमें एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रहता है कि आपको मैन्युफैक्चर को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी लिख के देना पड़ेगा। तो एक वो गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल से ये सब काम होता है, एलयूटी वाला बॉन्ड जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी रिसेंटली मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने ब्राजील में मैंने एक्सपोर्ट किया था। सो उसका जो कंसाइनमेंट का वैल्यू था, दैट वाज नियरली 22 lakhs। ठीक है, एक कंटेनर था वो 22 lakhs का। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है कि जो प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया था उसके ऊपर ऑलरेडी लाइक 18% तो जीएसटी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसको मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे करूँ और बाद में मैं गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करूँ, जो मुझे मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं मैन्युफैक्चर को जीएसटी पे ही ना करूँ। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको ट्रेनिंग में बता दूंगा।
अभी क्या है कि अगर आप 20 लाख का कंसाइनमेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड 18% अगर आप मैन्युफैक्चर को पे कर रहे हो, तो उतना जो अमाउंट है आपका 18% वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो प्रीफर करते हैं कि एलयूटी में काम करने का, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में काम करने का। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का एडवांटेज ये है कि आपको सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पे भी किया है तो आपको रिफंड मिल जाएगा वो, दैट इज। सो इन शॉर्ट क्या है कि टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। ठीक है। टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, और गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देती है, एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव्स भी देती है गवर्नमेंट। ठीक है। सो पहले हम एक्सपोर्ट के इंसेंटिव देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है टीएमए। ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस, ये स्पेशली एग्रो प्रोडक्ट पे मिलता है। ठीक है। सपोज अगर आपका लाइक जो कंप्लीटली जो फ्रेट आ रहा है, अगर आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। जो फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट होते हैं वो होते हैं लाइक रेफर कंटेनर में एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। नॉर्मल ड्राई कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं होते। वो जो कंटेनर रहता है उसमें टेम्परेचर, उसमें मॉइस्चर, ये सब मेंटेन रहता है उसमें। ठीक है। तो जो रेफर कंटेनर रहता है ना, इसका कॉस्ट काफी हाई रहता है, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर आपको है ना लाइक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वो मेंटेन करना पड़ता है कंटेनर के अंदर। ठीक है। सपोज अगर आपको अनियन एक्सपोर्ट करना है तो अनियन के लिए आपको 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है कंटेनर के अंदर। आपको ग्रेप्स एक्सपोर्ट करना है, ये मैंने देखा है, ग्रेप्स मैंने नीदरलैंड में एक्सपोर्ट किया था। ठीक है। सो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर कोई होगा जिसको मीट एक्सपोर्ट करना है, या फिर कोई कुछ कंपनी है, जैसे एक सिप्ला नाम की एक कंपनी है, आपको पता होगा। ठीक है। वो अपने कुछ वाइल्स, लाइक कुछ अपने लाइक मेडिसिन वगैरह वो सब लैटम मार्केट में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। तो कुछ ऐसे वाइल्स रहते हैं जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है -15 डिग्री सेल्सियस। तो वो भी कंटेनर के अंदर मेंटेन होता है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी टीएमए के बारे में, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस। तो ये स्पेशली एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर ही मिलता है, एग्रो प्रोडक्ट एंड डेयरी प्रोडक्ट पे। तो यानी आपको क्या है कि सपोज अगर आपका 1.5 लाख रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ लाइक 30,000 35,000 का आपको इंसेंटिव दे देती है। ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि डिस्काउंट देती थी गवर्नमेंट, तो ये भी एक एक्सपोर्ट का इंसेंटिव है। दूसरा यहाँ पे इंसेंटिव है कि डीबी के, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। एक है ड्यूटी ड्रॉबैक एंड एक है आरओडीटीईपी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये डीबी के आने क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे, देखो 99% प्रोडक्ट के ऊपर है ना आपको डीबी के मिलेगा। डीबी के आने कैसा होता है कि 0 to 5% के बीच में मिलता है वो। ठीक है ना। अभी जो मैं स्टील प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया था, एक स्टील का मैंने वायर एक्सपोर्ट किया था ब्राजील में, उसके ऊपर 1.5% का इंसेंटिव था, 1.5% ऑन द एफओबी वैल्यू। ठीक है। सो वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे मिला था दैट वाज 30,000 रुपीज। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मुझसे कोई टैक्स नहीं लिया, और गवर्नमेंट ने मुझे 30,000 एक्स्ट्रा दी एज ए इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। दूसरा है आरओडीटीपी। ये भी आपको 0 to 5%, ये दोनों इंसेंटिव मिलेंगे जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिलेगा, आपको आरओडीटीपी भी मिलेगा। ये भी 0 to 5% है, ये भी 0 to 5% है। ठीक है। पर ये जो इंसेंटिव आपको मिलेंगे ये एफओबी इनको टर्म पे मिलेगी। ठीक है। तो वो थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, इनको टर्म वगैरह क्या है, इनको टर्म ही आपका 2 घंटे का सेशन रहेगा। ठीक है। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे, बट गवर्नमेंट इतना इंसेंटिव देती है। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो हमने हो गया, अभी इंपोर्ट इंसेंटिव हम देखेंगे। इंपोर्ट इंसेंटिव देखो, गवर्नमेंट जो है ना इंपोर्ट में इतना सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है। गवर्नमेंट जो भी सपोर्ट, जैसा भी सपोर्ट देती है वो सारा एक्सपोर्ट पर ही देती है। अभी यहाँ पे आपको इंपोर्ट इंसेंटिव्स भी दिख रहे हैं। ये जो दो इंसेंटिव्स आपको दिख रहे हैं ना, ये भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। ठीक है। नॉट कम्प्लीटली फॉर द इम्पोर्ट। ठीक है। ये क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी क्या होता है, कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मशीनरीज। ठीक है। अगर आपको कुछ सेटअप करना है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कुछ मशीनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप करोगे तो मशीनरी, ऑफकोर्स आपको मशीनरीज लगेंगी। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मशीनरीज या तो वो इंडिया में अवेलेबल है तो हाई कॉस्ट में अवेलेबल है। ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप अदर कंट्री से, चाइना, कोरिया, जापान, जर्मनी, ये जो भी कंट्रीज है, यूएसए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप ड्यूटी फ्री मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो, ड्यूटी फ्री कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट को आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा।
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स में। ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, तो इसकी क्या कंडीशंस है वो हम जब आपका ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा ये। सिमिलरली एडवांस लाइसेंस भी यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम डबल ए लाइसेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ईपीसीजी ये भी एक लाइसेंस ही है, एडवांस ये भी एडवांस लाइसेंस ये भी एक लाइसेंस ही है। तो ये जो भी लाइसेंस आपको मिलेंगे वो सारे डीजीएफटी से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी एडवांस लाइसेंस में क्या होता है कि एडवांस लाइसेंस में देखो, आपने मशीनरीज तो आपने इंपोर्ट कर ली, तो मशीनरी आपने इंपोर्ट कर ली तो आपको रॉ मटेरियल भी तो लगेगा। तो रॉ मटेरियल हो सकता है कि सेम कंडीशन हो सकता है कि इंडिया में अवेलेबल है बट हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, या तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप अदर कंट्री से रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो भी आपको इंसेंटिव दिख रहे हैं ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ही है। आप डोमेस्टिकली डोमेस्टिक पर्पज के लिए आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसके काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, सपोज अगर किसी को आगे जाके कुछ फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है, ठीक है, आजकल ये काफी थोड़े बहुत ऐड भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स आप मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, तो यही रीजन है इसका। बट इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, और टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मुझे बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ऐसी अगर ये इसी ईपीसीजी लाइसेंस निकाल के एडवांस लाइसेंस निकाल के आप रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स मशीनरी आप इंपोर्ट करोगे, फिर वो कंडीशन गवर्नमेंट की कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी करना, आपको एक्सपोर्ट करना, आपको इंपोर्ट करना है, तो पूरा टर्म पूरा आपको सीख कर एक्सपोर्ट सीख कर आपको ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा टॉपिक कवर हो रहा है, इन डेप्थ आपको ट्रेनिंग में ही आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद है इम्पोर्ट टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोर्ट में। ठीक है, बायर के साथ अब जब भी डीलिंग करोगे तो कौन से इनपुट टर्म में आपको काम करना है, कौन से पेमेंट टर्म में आपको काम करना है। ठीक है, तो ये इनपुट टर्म एंड पेमेंट टर्म बोथ आर निगोशिएबल। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर दोनों को मिलके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से इनपुट टर्म में काम करें, हम कौन से पेमेंट टर्म में काम करें। ठीक है, इनपुट टर्म मैंने क्या होता है, इट्स जस्ट अ डिलीवरी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्स वर्क, एफओबी, सी एंड एफ, सी आई एफ, डीडीयू, डीडीपी। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है, बट इन टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 11 इनपुट टर्म्स है। ठीक है, बट मोस्टली जो एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर जो प्रीफर करता है, दैट इज एफओबी एंड सी एंड एफ। ठीक है, एंड ये एफओबी यानी क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड होता है। ठीक है, फुल फॉर्म मोस्टली आप सबको पता होगा जिसने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट के बारे में रिसर्च किया होगा। सी एंड एफ यानी क्या होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट। सी एफ यानी क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है, तो ये सारे कुछ इनको टर्म्स है। ठीक है, तो मैंने एक्स वर्क में भी काम किया है, मैंने एफओबी पर भी काम किया है, मैंने सी आई एफ सी एंड एफ में भी काम किया है। एक और इनको टर्म रहता है डैप, जो मैंने आपको बताया था, मैंने यूरोप में मैंने एक्सपोर्ट किया था, बुडापेस्ट में एक्सपोर्ट किया था मैंने। तो उनका इनकोडम था, डैब इनकोडम था, डिलीवर्ड एट प्लेस। ठीक है, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्स वर्क कब कौन से कंट्री। देखो ऐसा भी रहता है कि एक्स वर्क कौन से कंट्री के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। एट द एंड क्या है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन से इनकोडम में काम करें, हम कौन से पेमेंट टर्म में काम करें। ठीक है, तो इनकोडम हो गया, उसके बाद है पेमेंट टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट टर्म ये डिसाइड करता है कि भाई बायर के साथ लाइक काम करना है तो कैसे काम करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट पेमेंट टर्म है एक्सपोर्टर के लिए एडवांस पेमेंट टर्म। ठीक है, मेरा लाइक फोकस इसी में रहता है कि मैं एडवांस पेमेंट में काम करूँ। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो भी मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो सारा लाइक आइदर मेरा वो पार्ट एडवांस है, जैसे मैंने रिसेंटली ये साल में मैंने ब्राजील में जो मैंने एक्सपोर्ट किया है दैट वाज 40% एडवांस। ठीक है, टोटल कंसाइनमेंट का वैल्यू वाज 22 लाख रुपीज, जिसमें से 40% एडवांस मुझे आ गया था, 60% पार्ट पेमेंट था। अभी 60% एडवांस 60% पेमेंट क्लाइंट से कैसे लेना वो भी एक प्रोसीजर है, उसमें भी काफी सारे पैरामीटर्स है, काफी सारे ऑप्शंस भी है। ठीक है, उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने ताइवान में भी एक्सपोर्ट किया था, पूरा 100% एडवांस भी मैंने एक्सपोर्ट किया था वो। ठीक है, अभी उनका रिपीट ऑर्डर भी आ गया, वो 50 kg का सैंपल उन्होंने यूटिलाइज कर दिया, टेस्टिंग वगैरह हो गया, क्वालिटी उनको अच्छी लगी। नाउ दे आर गिविंग मी, आज ही बात हुई मेरी उनके साथ, तो वो फुल कंटेनर का डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और पेमेंट हम 100% एडवांस। ठीक है, नो पार्ट एडवांस नथिंग, पूरा 100% एडवांस देने के लिए वो रेडी है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ही ऐसा लाइक सिलेक्ट किया है। ठीक है, एक कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की है प्रोडक्ट जिसकी डिमांड काफी हाई है, और जो कंट्री जो मैं टारगेट कर रहा हूँ ना वो सारी एंटी चाइनीज कंट्रीज में टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोरिया जो हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, ताइवान हो गया, ये सबसे बड़े एंटी चाइनीज तो यही है।
ठीक है। और ये सबसे पहले चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे रिक्वायरमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है। सो ये कुछ जो ताइवान में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक स्पेशल ग्रेड का एल्यूमिनियम अलॉय वायर है। ठीक है, वो केबल आर्मरिंग वगैरह के लिए यूज होता है, वो केबल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। तो उनका डिमांड है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, इससे पहले वो चाइना पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, जापान में भी सेम प्रोडक्ट बनता है, बट जापान का कॉस्ट काफी हाई है। ठीक है। सो इसीलिए वो लाइक उनका पूरा फोकस इंडिया में है। ठीक है। काफी यूरोपियन कंट्रीज भी है, जैसे स्वीडन वगैरह होगा, ये मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दे आर ऑल्सो एंटी चाइनीज, यूएसए इज ऑल्सो एंटी चाइनीज। ठीक है। जो ब्राजील में मैंने जो स्टील वायर मैंने एक्सपोर्ट किया था, अगर मैं वो यूएसए में एक्सपोर्ट करूं, तो जो मेरा यूएस का जो इम्पोर्टर है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया का दिखाना पड़ेगा बस। बट अगर वही प्रोडक्ट कोई चाइनीज एक्सपोर्टर अगर वो यूएस इम्पोर्टर को एक्सपोर्ट करेगा, तो वो यूएस इम्पोर्टर को 25% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है, मार्केट सिलेक्शन है, ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है ये, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। सो मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं जिसका कॉस्ट है 1.5 रुपीज। ठीक है, पर पीस। और उन्होंने वो एक्सपोर्ट किया है 12 रुपीज में। तो आप सोच सकते हो कि वो परसेंटेज ऑफ मार्जिन कितना हाई है। और वो 100% एडवांस में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है यूरोप में। ठीक है, काफी मेरे स्टूडेंट है जिनका लाइक मैसेज वगैरह आज भी आते रहते हैं कि उनका एक्सपोर्ट चल रहा है, फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है। सो उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, एलसी पेमेंटम। एलसी पेमेंटम भी काफी सेफ है, सेफ माना गया है इसको। तो एलसी के जो भी, एलसी में जो भी क्लॉजेस वगैरह रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह रहते हैं, वो डिफाइन रहते हैं एज बाय आईसीसी। तो एलसी में जो भी लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस है, एलसी के जो भी रूल्स है, एलसी जो अभी रिसेंटली करंटली जो गवर्न हो रहा है, दैट इज एज पर यूसीपी 600, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस। तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो आईसीसी बनाता है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट भी सेफ पेमेंट टर्म है। ठीक है। तो इसके भी कुछ कंडीशंस है, लाइक क्योंकि इसमें जो है बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, दो बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, एज अ बैंक गारंटी ये वर्क करता है। एलसी में भी कुछ टाइप्स है। एलसीआर साइट है जिसमें आपको इमीडिएट पेमेंट आ जाएगा। यूजर्स एलसी भी रहता है। यूजर्स एलसी मीन्स 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज का क्रेडिट पीरियड, अगर वो इम्पोर्टर अगर डिमांड करता है। तो सपोज अगर आप 90 डेज एलसी में काम कर रहे हो, अगर अगर आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए एलसी में, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। सो एलसी में वो भी पॉसिबल है, आपको इमीडिएट पेमेंट भी आ जाएगा, आपको 90 डेज वेट करने की कोई गरज नहीं है। अगर आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए, आपको इमीडिएट पेमेंट भी मिल जाएगा। तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारा लाइक ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद है ये डीपी एंड कैड है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या फिर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। ये भी एक पेमेंट टर्म है, बट ये थोड़ा रिस्की पेमेंट टर्म है। इसका प्रोसीजर एलसी जैसा ही रहता है, बट डीपी एंड कैड में क्या होता है कि बैंक की गारंटी नहीं रहती। ठीक है। इसलिए ये थोड़ा रिस्की पेमेंट टर्म है। डीए उससे भी ज्यादा रिस्की पेमेंट टर्म, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, इसका फ्लो क्या रहता है, तो ये सब मैं आपको ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, टाइप ऑफ कंटेनर्स। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि 20 फीट कंटेनर, देखो नॉर्मली 20 फीट एंड 40 फीट कंटेनर ये नॉर्मली काफी ज्यादा यूज होते हैं एक्सपोर्ट में। ठीक है, अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय सी है तो। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में बाय सी भी जाता है, बाय एयर भी एक्सपोर्ट होता है, बाय रोड भी एक्सपोर्ट होता है, बाय रेल भी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको बाय सी एक्सपोर्ट करना है, तो फुल कंटेनर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए दो ऑप्शन जो काफी ज्यादा यूज होते हैं, 20 फीट एंड 40 फीट। एक 40 फीट हाई क्यूब भी रहता है, बट इतना नॉर्मली इतना ज्यादा यूज नहीं होता है वो, बट नॉर्मली 20 फीट एंड 40 फीट ज्यादा यूज होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 20 फीट का जो कैपेसिटी है, लाइक जो शिपिंग लाइन है जिनके कंटेनर रहते हैं, वो अलाउ करते हैं 25 to 27 मेट्रिक टन। ठीक है। 20 फीट में जो आपको एक अलाउेबल क्वांटिटी रहती है या फिर ग्रॉस वेट रहता है, वो 25 to 27 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर वो 25 to 27 मेट्रिक टन से ज्यादा चले जाएंगे, तो शिपिंग लाइन अलाउ नहीं करेंगी कंटेनर ऑनबोर्ड करने के लिए। तो ये 20 फीट का कैपेसिटी है, 25 to 27 मेट्रिक टन। ठीक है, या फिर आप उसको टन्स भी कह सकते हो। उसके बाद है 40 फीट। अब 40 फीट का कैपेसिटी कितना रहेगा,
अभी आप लोग सोचोगे कि यार 20 फीट का अगर 25 मीट्रिक टन है तो 40 फीट का हो सकता है, 50 मीट्रिक टन हो सकता है। दैट इज रॉन्ग। 20 फीट एंड 40 फीट का जो भी वेट कैपेसिटी है वो सेम रहता है। क्रॉस वेट कैपेसिटी जो जितना शिपिंग लाइन अलाउ करती है वो सेम रहता है। चाहे वो 20 फीट का कंटेनर रहे, चाहे 40 फीट का कंटेनर है। 20 फीट, 40 फीट इज द लेंथ, लेंथ ऑफ द कंटेनर। ठीक है। चाहे वो 20 फीट का कंटेनर, चाहे 40 फीट का कंटेनर है। तो शिपिंग लाइन, नॉर्मली जो शिपिंग लाइन का जो अलाउंस रहता है दैट इज 25 to 27 मीट्रिक टन। चाहे 20 फीट हो या 40 फीट का कंटेनर हो। ठीक है। नाउ अभी आपको डिसाइड करना है कि 20 फीट कंटेनर कब यूज करना पड़ेगा, 40 फीट कंटेनर कब यूज करना पड़ेगा। ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद ग्रॉस वेट, नेट वेट। ग्रॉस वेट यानी क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है विथ पैकेजिंग। ठीक है। नेट वेट यानी एक्चुअल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंटेनर, देखो टाइप्स ऑफ कंटेनर में इसमें जो वेराइटीज रहती है, एक तो रहता है नॉर्मल ड्राई कंटेनर रहता है। ठीक है। सो नॉर्मली जो भी मैं मेटल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो 20 फीट कंटेनर में जा रहे हैं, क्योंकि वेटेड कार्गो है वो 20 फीट कंटेनर में जा रहे हैं, नॉर्मल ड्राई कंटेनर है। एक रहता है रेफर कंटेनर, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है, पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसमें मीट भी आ गया, कुछ स्पेशल केमिकल भी आ गए। ठीक है। तो ये सब सारे प्रोडक्ट जो है ना वो रेफर कंटेनर में एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक ओडीसी कार्गो भी रहता है, ओपन डोर कार्गो, जिसमें कंटेनर के डोर ओपन रहेंगे। ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंटेनर, और भी इसके थोड़े बहुत टाइप्स है। ठीक है। जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है शिपिंग कंपनी चार्जेस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओशन फ्रेट। ठीक है। काफी सारी शिपिंग कंपनीज है, एवरग्रीन है, मर्स्क है। ठीक है। एमएससी है। ये जो इनका लाइक काफी अच्छा वॉल्यूम रहता है, एवरग्रीन, एवरग्रीन का काफी अच्छा वॉल्यूम रहता है स्पेशली। ठीक है। तो ये शिपिंग कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेट रहते हैं। ठीक है। जो भी चार्जेस रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिसको हम ओशन फ्रेट कहते हैं। ठीक है। तो नवा शिवा से, नवा शिवा ने जो मुंबई का जो पोर्ट है, नवा शिवा पोर्ट, या फिर जेएनपीटी भी कहते हैं उसको, जेएनपीटी से जेबल अली का ओशन फ्रेट अलग रहेगा। 20 फीट के लिए अलग रहेगा, 40 फीट के लिए अलग रहेगा, रेफर कंटेनर के लिए और अलग रहेगा। ठीक है। से डरबन जो साउथ अफ्रीका का पोर्ट है उसके लिए फ्रेट अलग रहेगा। तो ये सब फ्रेट आप कहाँ से पता कर सकते हो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। इसके लिए आप फ्रेट फॉरवर्डर का भी हेल्प ले सकते हो, बट बेटर है कि मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आपको ऑनलाइन फ्रेट पता चल जाएगा। ताकि ये काफी जरूरी है जब भी आप कॉस्टिंग करोगे एक्सपोर्ट की। सपोज अगर क्लाइंट कहता है कि भाई हमारा ये जेबल अली पोर्ट है, जेबल अली पोर्ट तक हमको पहुंचा के दो, इन शॉर्ट वो इनको नाम हो गया सीआईएफ जेबल अली। तो सीआईएफ जेबल अली में आपको पूरा वो पैकेजिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट, इंटरनल इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, लोकल चार्जेस, पोर्ट के लोकल चार्जेस, ठीक है, ये सब ऐड करके फिर आपको ओशन फ्रेट ऐड करना पड़ेगा जेएनपीटी से जेबल अली तक। ठीक है। तो ये कॉस्टिंग में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है। सो जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट में। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप न्यू किसी भी आप इंपोर्टर से आप बात करोगे ना, सबसे पहले वो क्या बोलेंगे कि व्हाट इज योर एफओबी प्राइस, व्हाट इज योर सीआईएफ प्राइस। तो वो आपको कॉस्टिंग करना आना चाहिए। और कॉस्टिंग में ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी प्राइस दे दिया। कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वो स्पेसिफिक डिफाइन आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है। आगे जाके निगोशिएशन भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। लाइक जब भी आप क्लाइंट को ऑफर दोगे या फिर क्लाइंट से बात करोगे तो आपके पास एटलीस्ट एफओबी ऑफर आपका रेडी होना चाहिए जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे। तो एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। सो उसके बाद एयरलाइन चार्जेस, जैसा अगर आप बाय एयर करोगे तो एयरलाइन चार्जेस आ जाएंगे। उसके बाद है ब्रेक बल्क। काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं होते, वो एक्सपोर्ट होते हैं ब्रेक बल्क में, मीन्स कंप्लीट आपको शिप में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नागपुर से, तो यहाँ से काफी सारे राइस जो है ना ब्रेक बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है। जो कोल वगैरह जो इंडिया में इंपोर्ट होता है। उसके बाद है कुछ ये कस्टम का प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिल ऑफ एंट्री है। जब भी आप इंडिया में कुछ इंपोर्ट करोगे तो उसका कस्टम क्लियरेंस होगा। कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस में पूरा लाइक आपने क्या प्राइस में इंपोर्ट किया है, पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो गए, वो प्रोडक्ट चेक होंगे कि भाई आपने कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है। ठीक है। तो ये सब कस्टम क्लियरेंस का पार्ट है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी जाएगा वो, तो ये पूरा कस्टम क्लियरेंस का पार्ट है। तो जब भी इंपोर्ट के केस में अगर आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाए, तब आपको मिलेगा कस्टम की तरफ से बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री को कहा जाता है प्रूफ ऑफ इंपोर्ट।
अब ये प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट आपको देना पड़ेगा बैंक को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जब आपने इंपोर्ट किया था इंडिया में, बाहर के कंट्री से आपने इंडिया में कुछ इंपोर्ट किया था, तो आपने क्या किया था कि फॉरेन कंपनीज को आपने पेमेंट किया था। ठीक है, आपने इंडिया से बाहर की कंट्री को आपने पेमेंट किया है, तो उसका कुछ ना कुछ आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा बैंक को। तो बिल ऑफ एंट्री दैट इज द प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट। उसके बाद है शिपिंग बिल। ठीक है, जैसे इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री बनता है, वैसे एक्सपोर्ट के केस में बनता है शिपिंग बिल। ठीक है, तो जब भी एक्सपोर्ट आप करोगे, कस्टम क्लियरेंस होगा, सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, और ये जो भी है ना बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, ये आपको नहीं बनाना पड़ता, एक्सपोर्टर को नहीं बनाना पड़ता, ये बनाना पड़ता है सीएचए को। बट सीएचए क्या करेगा? सीएचए आपसे कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपको सिर्फ सीएचए को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, वो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देगा, शिपिंग बिल फाइल कर देगा। ठीक है, उसके बाद है बिल ऑफ लेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट में बिल ऑफ लेडिंग होता है। जब भी आपका पार्ट एडवांस या फिर एलसी, जो भी आपका पेमेंट टर्म है ना, ये बिल ऑफ लेडिंग आपको कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, यानी कंपलसरी आपको फ्रेट फॉरवर्डर आपको दे ही देगा वो। एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो वो बीएल है, बिल ऑफ लेडिंग। इसके काफी यूज है और ये काफी लाइक एक्सपोर्टर को सेव भी करता है। ठीक है, जब ये पेमेंट टर्म वाला ऑप्शन आएगा तब मैं आपको बिल ऑफ लेडिंग के बारे में और भी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, एक्सपोर्ट आप करोगे तो कोई लाइक टैक्सेस वगैरह आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको लाइक अच्छे खासे आपको 30-40% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, एडिशनली आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट जो है ना इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती है, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी कंट्री है ना विदाउट एक्सपोर्ट या फिर विदाउट इंपोर्ट सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि हम गल्फ कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, हम ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों? बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, गल्फ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों? जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनियन वगैरह इंडिया से स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं। तो कोई भी कंट्री विदाउट इंपोर्ट या फिर विदाउट एक्सपोर्ट सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, सिमिलरली इंडिया इंडिया भी काफी कुछ इंपोर्ट करता है, बट गवर्नमेंट का अभी लाइक एम ये है, इवन माई एम, कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना है। ठीक है, जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी भी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो निगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। ठीक है, अभी है ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइक जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप अकेले नहीं रहोगे। ठीक है, सीएचए आपको हेल्प करेगा, फ्रेट फॉरवर्डर आपको हेल्प करेगा, डीजीएफटी भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, इंडियन एम्बेसी भी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद ईसीजीसी वगैरह ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, ईसीजीसी के बारे में बताया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बट एज ए एक्सपोर्टर आपका इंपॉर्टेंट टास्क क्या होना चाहिए? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वही है, सिलेक्टिंग द गुड लो कॉम्पिटिटिव एंड द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डिमांड एंड नीड दोनों होना चाहिए प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट। तो इंडिया से कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी एक्सपोर्ट होते हैं कि जिसमें लाइक इंडिया का 100% मोनोपोली है, लाइक 100% वो इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है, ऐसे भी काफी प्रोडक्ट्स है। मोर देन 90% वाले काफी है, मोर देन 50% वाले काफी। ठीक है, तो एक जमाना था कि जब इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट, यानी अगर हम वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो इंडिया का जो मोनोपोली था दैट दैट वाज अराउंड 40%। एक टाइम ऐसा भी था कि लाइक इंडिया वाज द टॉप एक्सपोर्टर, एंड उसका जो मार्केट शेयर था एक्सपोर्ट में दैट वाज 40%। ठीक है, आज कितना है? आज हार्डली 2.5% है। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे सिंगापुर हो गया, फ्रांस हो गया, जापान, जर्मनी हो गया, काफी छोटी कंट्रीज है इंडिया से, बट ये एक्सपोर्ट में आगे है। बट जब ये कंट्रीज एक्सपोर्ट कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेजुअली धीरे 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 बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे देखें तो चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, पर चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो रहा है। ठीक है, और इंडिया का बढ़ रहा है। तो अभी जो आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए, काफी वास्ट अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, लाइव एग्जांपल मैं ही हूँ, जैसे जो मैंने आपको बताया अभी ताइवान के बारे में।
ठीक है। वो जो मेरा ताइवान का जो कस्टमर था, लास्ट 1.5 ईयर से मैं उसके कांटेक्ट में था, बट इंक्वायरीज उसकी अभी अभी आना स्टार्ट हुई। पहले भी उसने इंक्वायरीज दी थी, बट वो स्टील की इंक्वायरी थी, वो प्राइस मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तब वो चाइना से ले रहा था। क्योंकि चाइना का क्या है कि स्टील के ऊपर उसका जो मोनोपोली है, दैट इज मोर देन 50%, जो प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। बट इस बार उसने थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट दिया मुझे, और उसको चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी भी हटानी है। ठीक है। तो काफी कुछ कंट्रीज है जो एंटी चाइनीज है, जिनके एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स है। ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे सेशंस में। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है एक्सपोर्ट में, सिलेक्टिंग अ गुड लो कॉम्पिटेटिव एंड द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट लिस्ट द टारगेट कंट्रीज। ये सबसे इजी पार्ट है एक्सपोर्ट। किसी भी कंट्री, अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है ना, तो कंट्री सिलेक्ट करना काफी इजी है, मार्केट सिलेक्ट करना काफी इजी है। वो जो भी टूल्स है, जो भी पैरामीटर्स है, वो आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है। उसके बाद थोड़ा लाइक चैलेंजिंग है आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर। बायर आपको काफी मिल जाएगा, बायर का लिस्ट आपको काफी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हो बायर का लिस्ट निकालना। बट क्या करना पड़ेगा, आपका टास्क क्या रहेगा, आपका टास्क रहेगा कि उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, इंक्वायरी जनरेट करना पड़ेगा। बायर कितना जेन्यून है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई कैसे करोगे, वो भी पार्ट है ट्रेनिंग का। ठीक है। उसके बाद है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सपोर्ट में कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट के लिए कॉस्टिंग कैसे करना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे मैंने आपको कहा है कि कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट बनाने नहीं पड़ते। ठीक है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, जरा जरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बट ये कुछ और डॉक्यूमेंट रहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह वो आपका सीएचए भी बना के दे सकता है। आप भी बना सकते हो, सीएचए भी बना सकता है। अदर डॉक्यूमेंट भी रहते हैं एक्सपोर्ट में, डेफिनेटली रहते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि भाई आपका प्रोडक्ट कौन सा है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो कंट्री के कस्टम का रूल क्या है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, ये सब कहाँ से पता चलेगा आप। ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट भी आपको बता सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बता सकता है, सीएचए भी बता सकता है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन से कोई डरने की बात नहीं है, ये इजी पार्ट रहता है डॉक्यूमेंटेशन। काफी नए नए जो एक्सपोर्टर्स आते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट से डर, तो ये डरने वाली कोई बात नहीं है। इस 50% से ज्यादा डॉक्यूमेंट आपका सीएचए बना के दे देगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आपको सिर्फ मोस्टली आपको इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बनाना है, और थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट रहेंगे, बट वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सा आपका, एंड कंट्री कौन से कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है आपको? जहाँ तक मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। So thank you Shubham for wonderful guidance. And basically सर ने अभी अच्छे से हमें सारी चीज़ों पे गाइडेंस किया है इन डिटेल। एंड क्या होता है प्रोसेस से लेके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड ओवरऑल ऑपरेशंस क्या होते हैं, इस सभी पे हमें एक ओवरव्यू अंदाजा अच्छा दिया है। एंड इसके बाद हम आपके Q&A पे फोकस करेंगे। इस पे हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक 3 वीक्स का कोर्स होता है, जिसमें हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सारा एंड टू एंड सारी चीजें समझाते हैं। तो वो कोर्स के बारे में आपको ऑफ कोर्स आई जस्ट गिव यू शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। एंड देन आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस पे हम अभी आंसर्स करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास 7-8 क्वेश्चंस आए, सो विल क्लियर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। तो मैं जस्ट क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। तो ये जो उद्योग वर्धिनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स है, ये 3 वीक्स का है। इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 13 जून से। इसका फीस है 5400, एंड ये पूरा ऑनलाइन मोड में होगा। तो इस कोर्स में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च में असिस्टेंस मिलेगा। आपको सारे जो प्रोसेसेस है, इसमें हम आपको पूरा डिटेल में गाइडेंस करेंगे। जो आपको कनेक्ट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, वो भी हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। एंड आपको शुभम सर पूरा गाइड करेंगे। वो खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपोर्टर है, तो वो आपको पूरा प्रैक्टिकल चीजें पे ही गाइडेंस करने वाला है। तो ये कोर्स का सिलेबस क्या है, हम क्विकली हम समझ लेते हैं। सो 3 वीक्स का एक कोर्स है। इसमें हम आपको सबसे पहले फर्म एस्टेब्लिशमेंट आपको कैसे करना है, आपको कौन से टाइप की फर्म ओपन करनी है, फिर इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये आपको हम समझाते हैं। फिर उसके बाद इसमें लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, गवर्नमेंट के कुछ और भी ईपीसीजी लाइसेंस है, एडवांस लाइसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, एससीआईएस लाइसेंस है। तो ये सारे लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं, ये भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस समझाते हैं। ये सारा लाइव आपको उनके वेबसाइट्स भी ओपन करते हैं।
फिर उसके बाद इसमें हम टेक्निकल्स पे जाएंगे, या बिजनेस के बारे में जाएंगे। तो बायर सर्च मेथड कैसे होता है, ऑनलाइन कैसे बायर ढूंढे, ऑफलाइन कैसे ढूंढे, आपको डेटाबेस कहाँ से मिलता है, इसमें मार्केट सर्वे कैसे करें। फिर जो अलग अलग इनको टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स हमने समझी आज अभी देखा है, तो वो भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। परचेसिंग कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होना है। फिर डायरेक्ट, डीम्ड और थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स क्या होती है, ये आपको हम समझाते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पे गाइडेंस करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट सिलेक्शन का, फिर पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, फिर उसके में सप्लायर कैसे ढूंढे, राइट कस्टमर्स कैसे ढूंढे, क्या क्या नए नए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा फील्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आपको राइट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, इधर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो कौन से कंट्री में किसका जरूरत है, या इंडिया में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है जो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको ट्रेंड्स भी हम अच्छे से समझाते हैं। फिर इसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे, एग्री एक्सपोर्ट में क्या क्या मार्केट है, पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या क्या है, सीएचए का रोल क्या होता है, ईसीजीसी का रोल क्या होता है, ये भी हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। फिर इसके बाद लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन, तो अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस है, एयर कार्गो, ओशन कंटेनर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी हम गाइड करेंगे। इसमें कॉस्टिंग कितना लगता है, आपका ओवरऑल डिलीवरी कॉस्ट परसेंटेज कितना होता है, ये भी हम कवर करेंगे। इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, कस्टम हाउस एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर है, डीजीएफटी है, गवर्नमेंट की एंटिटीज है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स है, शिपमेंट्स है, शिपमेंट प्रोवाइडर्स है, बैंक्स है। तो ये सबके रोल क्या होते हैं, आपको इनके साथ कैसे कनेक्शन करना है, कैसे मार्केट आपको एस्टेब्लिश करना है, ये समझाते हैं। पेमेंट टर्म्स क्या होती है, ये हम आपको गाइड करते हैं। पेमेंट आपको कैसे सिक्योर करना है, आपको कैसे 100% एडवांस कैसे ले सकते हो, बिलिंग प्रोसेस क्या होती है, लैंडेड कॉस्ट क्या होती है, ये भी हम आपको समझाते हैं। फिर गवर्नेंस क्या क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इस पे इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या होती है, रॉड टेप है, एससीआईएस है, तो ये सारे इंसेंटिव स्कीम्स भी समझाते हैं। और फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसी पे हम गाइड कर रहे हैं। सो ऐसा डिटेल्ड हमारा ये 3 वीक्स का कोर्स है। एंड इसका न्यू बैच हमारा 13 जून से स्टार्ट हो रहा है। शुभम सर हमें डिटेल में इस पे गाइडेंस करेंगे। हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है ये कोर्स करने के बाद। आज महेंद्र सिंगारे जो है, ये आज ही वाज नॉट इवन 12th पास, बट नाउ ही इज डूइंग एक्सपोर्ट, बहुत बड़े लेवल पे आज उनका एक्सपोर्ट का काम है। रिसेंटली उन्होंने यूएस में भी एक्सपोर्ट शुरू किया है। एंड अभी रिसेंटली उनको यूएस में उनको स्पेशल इनविटेशन दिया था एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन एक्सपोर्ट। तो महेंद्र सिंगारे सर है, तुषार आय सर है, जो भी बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ये गोपाल सानप है, जिनका रिसेंटली हमने इंटरव्यू लिया। इनका सानप फ्रूट्स नाम से कंपनी है, एप्पल में इंपोर्ट का काम करते हैं। 2019 के हमारे पार्टिसिपेंट है। आज 25 साल की उम्र में 30 करोड़ का टर्नओवर है। तो उनका भी, ये सारे लोगों का आप स्टोरीज जरूर देखिए, इन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, ये बहुत आपको इंस्पिरेशनल रहेगा। कोर्स लिमिटेड लाइव होता है, सारे सेशन लाइव होते हैं। आपको हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं। कोर्स के बाद आपको जो सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे कोर्स लोगों के फीडबैक से आप सारे फीडबैक्स देख सकते हो, कैसे किसी ने क्या क्या किया। हमारे ग्रुप्स होते हैं, आप सभी से कनेक्टेड रह सकते हो, कि कैसे लोगों ने दिया है, कि ट्रेनिंग का इम्पैक्ट कैसे होता है, एंड कैसे लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है ये सारा प्रोग्राम। तो आप जरूर ये स्क्रीनशॉट्स देखिए, बहुत आपको हेल्प करेंगे। एंड ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन करना है, ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, रजिस्टर नाउ। एंड आप यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, आपकी डिटेल्स फिलअप करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो 3 वीक्स ड्यूरेशन है ये रजिस्ट्रेशन। कोर्स लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ। नाउ वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपके कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कवर है, बट अभी मैं आपको ये टॉपिक के रिगार्डिंग आपको डिटेल में गाइडेंस करता हूँ। आज का वेबिनार भी हमने रिकॉर्ड किया है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको लिंक, आपको यूट्यूब का जो लिंक है वो हम शेयर करेंगे। सो विल कवर ऑल द क्वेश्चंस नाउ। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड सर, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, ये फर्स्ट क्वेश्चन। या सो प्रोडक्ट सिलेक्शन के काफी कुछ पैरामीटर्स है। ठीक है, जैसे हमको देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया से वो कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है,
लाइक जैसे मैंने आपको कहा था कि काफी काफी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लाइक इंडिया 100% एक्सपोर्ट करता है। लाइक इंडिया का मोनोपोली है उसमें एक्सपोर्ट में। तो एक टूल्स है, एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आपको लाइक कोई भी प्रोडक्ट का आप एच एस कोड डाल दो, वहां से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है। तो एक ये पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ है। तो हम प्रोडक्ट ऐसे भी सिलेक्ट करते हैं कि सबसे पहले हम कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एडवांटेज क्या होता है? जैसे दिस ईयर वी हैड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एंड वी हैड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द स्विट्जरलैंड एंड नेबरिंग 4 कंट्रीज। ठीक है। तो सपोज अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में, सपोज मुझे स्टील एक्सपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेरा इंपोर्टर है, ठीक है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर वो सेम प्रोडक्ट अगर वो चाइना या फिर अदर कंट्री से वो इंपोर्ट करता है, तो फिर उसको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम कंट्री टारगेट कर ले। सपोज आपने लाइक इंडिया का एफटीए है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हम ऑस्ट्रेलिया के टॉप इंपोर्ट्स हम चेक करेंगे। ठीक है, वो भी एक पैरामीटर है। तो ऐसे काफी 3 4 और पैरामीटर है प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए। बट हमको सिलेक्ट करना है न्यू ट्रेंडिंग, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। जैसे क्या है कि नासिक में मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग है ना, उनको अनियन एक्सपोर्ट करना है क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है वहाँ पे। ठीक है। बट अनियन का एडवांटेज लाइक अगर मैं कहूँ कि एक थोड़ा ड्रॉबैक वो क्या है कि एक तो पेरिशेबल है। ठीक है, पेरिशेबल और ड्रॉबैक नहीं है, पेरिशेबल सॉरी ड्रॉबैक ये है कि भाई पेमेंट हम आना चाहिए ना। अभी इसका सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है अनियन के लिए? दुबई मार्केट है। ठीक है। जैसे हमारे लाइक इंडिया में मुंबई में वाशी में एपीएमसी मार्केट है, वैसे दुबई में अलवीर मार्केट है। ठीक है। वहां पर जो इम्पोर्टर्स है लाइक वो दे आर मोर ऑफ अ कमीशन एजेंट। ठीक है। उनका क्या रहता है कि उनको क्रेडिट में ही चाहिए। ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का आपने क्वेश्चन किया है, अगर आपको अनियन एक्सपोर्ट करना है तो आई विल सजेस्ट कि अनियन में आप वैल्यू एडिशन करो। ठीक है। वैल्यू एडिशन आप करोगे तो आपको लाइक पेमेंट टर्म भी अच्छा मिलेगा, 100% एडवांस मिलेगा आपको। ठीक है। और आपको लाइक मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या हो गया कि जो आपका अनियन है, आप अनियन एक्सपोर्ट मत करो, अनियन के ऊपर थोड़ा वैल्यू एडिशन करो, अनियन का अनियन पाउडर बनाओ। ठीक है। या तो अगर आपको नहीं बनाना है तो आप किसी और से आप सोर्स करो, काफी मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। ठीक है, अनियन पाउडर, अनियन ऑयल। ठीक है। जैसे सिमिलरली नागपुर से राइस काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। राइस पेरिशेबल नहीं है, राइस में नॉर्मली एलसी वगैरह मिल जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज तो सेफ पेमेंट। ठीक है। बट उसमें क्या है कि मार्जिन थोड़ा कम है। लाइक इतना ज्यादा मार्जिन मिलता नहीं है राइस में, क्योंकि इंटरनल कंपटीशन इतना काफी ज्यादा है वहाँ पे। अगर आप रायपुर से लेके नागपुर अगर ये एरिया आप देखोगे ना, वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट है राइस के। ठीक है। बट वही अगर आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ोगे, राइस में इंडिया ऑलरेडी नंबर 1 एक्सपोर्टर है। ठीक है। जो टोटल मार्केट शेयर है वर्ल्ड का, उसका 48% शेयर इंडिया के पास है। ठीक है। जितना भी वर्ल्ड में राइस एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें से 48% शेयर इंडिया के पास है। इंडिया टॉप एक्सपोर्टर है राइस। ठीक है। चाहे वो ब्रोकन राइस हो, पैराबोल्ड राइस हो, या फिर बासमती राइस हो। ठीक है। अगर आप वही आप देखोगे कि भाई राइस पाउडर, राइस फ्लोर, राइस फ्लोर में इंडिया 5th नंबर पे है। अभी राइस से राइस फ्लोर बनाना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम तो है नहीं। जो राइस मिल वाला है वो राइस फ्लोर भी आपको बना के दे सकता है। ठीक है। राइस फ्लोर में हम 5th नंबर पे, बट राइस में हम नंबर 1 एक्सपोर्टर है। ठीक है। सो जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे ना, सो फोकस की यार उसमें हम वैल्यू एडिशन कर सके। जितना आप ज्यादा प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करोगे तो उतना बेटर रहेगा। उतना जल्दी आपको लाइक लाइक पेमेंट टर्म भी सिक्योर मिलेगा, 100% एडवांस भी मिलेगा, और मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है। राइट तो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर काफी लाइक 2 से 3 घंटे का पूरा सेशन रहता है। या राइट यस। यही क्वेश्चन और ऑडियंस से था कि उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी है बट प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, मार्केट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक इट्स अ इलेबोरेटेड आंसर ये। बहुत डिटेल में इसका गाइडेंस की जरूरत है। या लाइक कि स्मॉल साइज प्रोडक्ट कोई होते हैं क्या एक्सपोर्ट के लिए? एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते क्या ये यस दो? यस यस। मेरे काफी स्टूडेंट ने ये किया भी है, यूरोप में एक्सपोर्ट किया उन्होंने। मेडिसिनल प्लांट उन्होंने किया है। ठीक है। ये जो भी लाइक अश्वगंधा टाइप के जो भी प्लांट्स वगैरह रहते हैं, उन्होंने वो एक्सपोर्ट किया है। तो यार डेफिनेटली एक्सपोर्ट होता है, स्मॉल साइज में भी होता है। जरूरी नहीं, देखो आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है ना, जरूरी नहीं आपको फुल कंटेनर ही एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैंने आपको कहा है कि
एक कंटेनर की कैपेसिटी रहती है 25,000 kg, 25 मीट्रिक टन, 27 मीट्रिक टन। तो जरूरी नहीं है आपको फुल कंटेनर ही एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, आप 1 टन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 10 टन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप 100 kg भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे तो बाय एयर पे इतनी ज्यादा क्वांटिटी तो आ नहीं सकती, लाइक आप 25 मीट्रिक टन आप बाय एयर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ी कम क्वांटिटी रहेंगी, 100 kg, 200 kg, 500 kg। ठीक है, सो जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी एक्सपोर्ट होता है, इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह एक्सपोर्ट होता है। पेरिशेबल में अगर देखा जाए तो लाइक अभी मैंगो का सीजन, तो यूएसए में काफी लाइक बाय एयर ही वो मैंगो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि रिसेंटली जो मैंने ताइवान में एक्सपोर्ट किया था 50 kg का, वो मटेरियल था, उसका प्राइस काफी हाई था, हाई वैल्यू प्रोडक्ट था थोड़ा सा वो। ठीक है, उसका कॉस्टिंग ही 50 kg का कॉस्टिंग ही मेरा 50,000 आया है। ठीक है। ठीक है, और मार्जिन अगर देखोगे तो मार्जिन मैंने 1 लाख रुपीज मैंने 100% एडवांस लिया क्लाइंट से। तो हाँ, आप बाय एयर भी आप कर सकते हो, बाय कुरियर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटे अगर आप आपके मन में अगर ये है कि वैल्यू कितना रहेगा, एज लो एज आप 10,000 रुपीज से भी आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं 20 लाख में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ आपको भी 10, 20, 30 लाख से आपको स्टार्ट करना है। नो नीड। आप चालू करने के लिए आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख से भी आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। राइट, थैंक यू। अगला है कि नॉन पेरिशेबल में अपॉर्चुनिटी कैसा है, मतलब उसमें एक्सपोर्ट करना है, क्या लगता है आपको? प्लीज कम अगेन। नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इसके बारे में आपका क्या थॉट? नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेटर देन द पेरिशेबल प्रोडक्ट। पेरिशेबल प्रोडक्ट यानी क्या है कि उसका नेचर क्या है कि वो लाइक टाइम टू टाइम लाइक वो उसकी लाइक वैल्यू जो है वो पेरिश हो सकता है। नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट इज ऑलवेज बेटर देन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, ज्वेलरी हो, या फिर आप कुछ वो। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट को है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में काफी ऐसे प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, वो पेरिशेबल भी है ऑफ कोर्स। वो मैंगो, अगर अगर मैं आपको कहूँ ग्रेप्स कहाँ का फेमस है तो डेफिनेटली नासिक का फेमस है। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑरेंज कहाँ का फेमस है तो नागपुर का। तो ये सारे तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, बट कुछ नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट भी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया है। ठीक है, जैसे सोलापुर चादर होगी। ठीक है, सोलापुर का टेरी टॉवल भी हो गया। ठीक है, काफी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सोलापुर से वो टेरी टॉवल एंड ऑल दैट वो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर लाइक टूरिज्म ज्यादा है, बाली, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब जो टूरिस्ट वाले जो कंट्रीज है उन्होंने उसको टारगेट किया है, वहाँ के जो होटल्स है उनको टारगेट किया और वहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कंटेनर कंटेनर में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बायर में ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, उनका लाइक कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना था, 75-80,000 बस। उसमें से भी लाइक 50% एडवांस आ गया था और मार्जिन भी अच्छा है ठीक है, सो ये प्रोडक्ट नॉन पेरिशेबल में आप लाइक, नॉन पेरिशेबल इज बेटर देन पेरिशेबल। राइट। अगला है कि पेरिशेबल में करना है, पेरिशेबल गुड्स में, तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट कौन क्या क्या है? देखो पेरिशेबल में क्या है, देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो नॉर्मली वहाँ पे क्या है कि जो भी खाने पीने की चीजें है ना उसके लिए वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। ठीक है, आपको ये इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोफार्मा इनवॉइस देना पड़ता है। प्रोफार्मा इनवॉइस नॉर्मली जिससे आपको एडवांस या फिर एलसी वगैरह आ जाएगा, परचेस ऑर्डर आ जाएगा, वो टाइम पे आपको प्रायर इनवॉइस बनाना पड़ेगा, प्रोफार्मा इनवॉइस। जब आपका मटेरियल रेडी हो जाएगा तब आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस इज जस्ट फॉर द कस्टम, आपको क्लाइंट को नहीं देना पड़ेगा जीएसटी इनवॉइस, जो कि आईएनआर में बनेगा। फाइनल बनेगा कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस जब आपका लाइक मटेरियल रेडी हो गया, डिस्पैच हो गया है, तब आपका कमर्शियल फाइनल इनवॉइस बनेगा क्लाइंट के लिए। ठीक है, पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा। पैकिंग लिस्ट में क्या रहेगा कि पैकिंग लिस्ट में नेट क्वांटिटी कितना आ रहा है, ग्रॉस वेट कितना आ रहा है, वो सब उसमें रहेगा। उसके बाद आपको हो सकता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़े। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आप भी बना सकते हो, डीजीएफटी के साइड से बनता है, या फिर आप अपने सीएचए को भी बोल सकते हो, सीएचए भी बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद है पेरिशेबल प्रोडक्ट का आपने कहा है तो गल्फ के लिए हलाल सर्टिफिकेट है वही। अगर आप यूरोप में आप एक्सपोर्ट करोगे, यूरोप के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या रहता है कि एक बार मैंने नेदरलैंड में मैंने ग्रेव्स एक्सपोर्ट किया था, उसके लिए मैंने गैप सर्टिफिकेट बनाया था।
तो ये गैप सर्टिफिकेट में क्या रहता है कि वो ग्रेप्स के अंदर लाइक कितना केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज हुआ है, तो एक सर्टेन लिमिट है ना, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो सर्टेन लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, तो फिर वो कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा फिर यूरोप में। ठीक है। सो वो आपको जब भी आप, अगर आपको ग्रेप्स वगैरह एक्सपोर्ट करना है, तो एक बार उसका लाइक गैप सर्टिफिकेट एक बार निकाल लेना, एक बार प्रायर टेस्टिंग कर लेना, जो भी फार्मर है जिससे आप प्रोक्योर कर रहे हो। ठीक है। वही अगर आपको यूएसए में एक्सपोर्ट करना है, यूएसए में लाइक वो एफडीए सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है। सो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स रहते हैं, स्पेशली ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के। या हम्म, correct. अगला है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काउंसिल जो होती है गवर्नमेंट की, वो आपको कैसे हेल्प करती है ओवरऑल एक्सपोर्ट या में? सो एग्रीकल्चर के लिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो गवर्नमेंट ने डीजीएफटी ने बनाया है, दैट इज अपेडा। ठीक है। अपेडा का आपको मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है। जब भी आप अपेडा का मेंबर बनोगे तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एग्रो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी अनियन, राइस, व्हीट, ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर कभी 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 बैन आ जाता है, कभी कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी हट जाती है। तो इसका जो लाइक जो भी रेगुलेशंस है वो सबसे पहले आपको मेल पे आ जाएगा। दूसरा ये है कि जब आप अपेडा के मेंबर बनोगे, मैंने आपको बताया कि आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीपी, ये इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है। तो ये इंसेंटिव लेने के लिए आपको कंपलसरी अपेडा का मेंबर, अपेडा का आरसीएमसी आपके पास होना चाहिए। आरसीएमसी यानी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो जब भी आप अपेडा का मेंबर बनोगे तो अपेडा का आरसीएमसी आपको मिलेगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। दूसरा ये कि अपेडा जो है ना, काफी है ना, ये कुछ ट्रेड फेयर से लाइक सेमिनार हो गया, ट्रेड फेयर्स हो गया, ये ऑर्गेनाइज करते रहता है। ठीक है। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों लेवल पर। तो जब भी ये अपेडा की तरफ से कुछ लाइक एग्जीबिशंस वगैरह रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है। सो बीइंग अपेडा मेंबर, आपको उसमें भी कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। सपोज अगर उसका कॉस्ट आ रहा है 2 लाख रुपीज, स्टॉल का अगर कॉस्ट आ रहा है 2 लाख रुपीज, तो कभी कभी अपेडा क्या करता है कि 80% तक सब्सिडी दे देता है। ठीक है। सो 1,60,000 आपको वापस किया जाएगा। तो ये भी एडवांटेज रहता है अपेडा का। तो अपेडा का मेरे हिसाब से जो कॉस्ट रहेगा 10, 12,000, 9,000, इस ये रेंज में, 9 to 12,000 के रेंज में इसका मेंबरशिप का कॉस्ट रहेगा। बट इसके जो बेनिफिट है ना, काफी ज्यादा बेनिफिट है इसके। क्योंकि एट द एंड आपको जो इंसेंटिव मिलेंगे ना, वो अपेडा मेंबर होने के बाद ही आपको मिलेंगे, तो आपको अपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। इवन अपेडा आपको हेल्प करता है बायर का इंफॉर्मेशन, इंपोर्टर का इंफॉर्मेशन, और अगर आपको सप्लायर चाहिए तो सप्लायर का इंफॉर्मेशन भी आपको अपेडा ही प्रोवाइड करता है। तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। इवन अपेडा का एक स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, माई स्कीम है। इसके अंडर में आप क्या कर सकते हो कि आप सपोज आपको आगे जाके अगर कुछ शोरूम वगैरह ओपन करना है, या फिर आपको कुछ फॉरेन कंट्रीज में कुछ अपना एक एग्जिस्टेंस रखना है, तो उसके लिए भी आपको इंसेंटिव, गाइडेंस वगैरह अपेडा प्रोवाइड करता है। तो अपेडा की तरफ से आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी हेल्पफुल है एक्सपोर्टर के लिए। राइट. यस. अगला क्वेश्चन है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ स्कैम्स भी होते हैं, राइट? सो ऐसे क्या साइन होते हैं कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए एंड ये स्कैम रोक पाए खुद से उन्हें? सो एक्सपोर्ट में जो भी लाइक स्कैम स्कैम है ना, मैं ये कहूंगा कि फ्रॉड। ठीक है। हम्म. सो एट द एंड है ना, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी लाइक इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ऐसी कंट्रीज है, कंट्रीज का यानी मैं कंट्री स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, वो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं। बट मैंने आपको कहा है कि इसमें जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बायर आइडेंटिफिकेशन। तो बायर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि सिर्फ आपको बायर का लिस्ट नहीं निकालना है, आपको उसको वेरीफाई भी करना है। आपको बात करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, इंपोर्टर के साथ बात करना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है। अगर वो एडवांस अगर दे रहा है, अगर वो एलसी दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको 100% एडवांस मिल रहा है, या फिर आपको 100% एलसी मिल रहा है, तो फिर वो जो बायर है, वो इंपोर्टर है, वो तो फिर फ्रॉड थोड़ी कर सकता है, आपको तो पूरा पेमेंट मिल गया है। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो इंपोर्टर है ना, वो डिमांड करता है, वो थोड़ा है ना, वो नए नए एक्सपोर्टर को ना ल्यूर करता है वो, कि यार आप है ना 3-4 कंटेनर आप भेज दो, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा इसमें, हम हमारा कमीशन कट कर देंगे 5 to 6% का, और जो भी पैसा बचेगा हम आपको दे देंगे। तो ऐसे भी काफी लाइक इंपोर्टर्स रहते हैं ओवरसीज मार्केट में, तो इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले।
मैंने आपको ईसीजीसी के बारे में भी बताया, इंडियन एम्बेसी के बारे में भी बताया, तो ये गवर्नमेंट काफी हेल्प करती है। सो एट द एंड आपको गवर्नमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा इसके लिए, और काफी कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, ठीक है, जिनके थ्रू आप उनकी पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी ने प्रीवियसली किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया है, कंपनी के ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे। तो ये इंपोर्टर का जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप पूरा वो रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो ऐसे भी कुछ कंपनीज है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। राइट राइट ओके। आई थिंक वो कोर्स में ज्यादा इलेबोरेटेड वे में हम यस समझा यस। पाएंगे, राइट। अगला कुछ अभी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लेते हैं, ऑलरेडी टाइम से काफी आगे हम आ चुके हैं, बट ओके। कुछ लिमिटेड हम रैपिड फायर में थोड़ा क्वेश्चन क्यू लेंगे। तो या अगला है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम इंडिया से कर सकते हैं वाइल लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम। अगर इंडिया के बाहर मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया में आप रहते हो, बट आप हम्म। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या? हाँ आप कर सकते हो, बट क्या है कि आपको यहाँ पे लाइक आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है उनके नाम पे आप कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो, उनके नाम पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हो। और सपोज अगर आप दुबई में हो, तो दैट विल बी लाइक अच्छी है, तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट आप ही करोगे, वहां से खुद आप इंपोर्ट कर लोगे। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें जो पेमेंट का जो लाइक फ्रॉड होने के चांसेस है वो तो पूरा लाइक पूरा निगलेक्ट हो जाएगा फिर तो आप कर राइट। सकते हो, इन शॉर्ट आप कर सकते हो। अगला है कि एग्री में ज्यादा इंसेंटिव मिलता है क्या बाकी प्रोडक्ट से? नहीं ऐसा कुछ है नहीं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट इंसेंटिव्स है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप है ना इंसेंटिव्स के पीछे मत भागो। इंसेंटिव रहेगा 1%, 2%, ज्यादा से ज्यादा 3 to 4%। ठीक है। आपको अगर भागना है ना, मार्जिन के पीछे भागो। ठीक है, जो अभी रिसेंटली मैंने जो एक्सपोर्ट किया है उसमें 100% मार्जिन है। ठीक है, अगर मेरे को 100% मार्जिन मिल रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं इंसेंटिव्स के पीछे क्यों भागू, 1-2% के पीछे क्यों भागू। सो डोंट फोकस ऑन इंसेंटिव, फोकस ऑन द मार्जिन। करेक्ट। अगला एलोपैथी का मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है? यस यस, मेडिसिन लाइक फार्मा काफी अच्छा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, बट फार्मा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आपको नॉलेज होगा फार्मा के बारे में, मेडिसिन के बारे में, देन यू कैन डू वेरी वेल इन दिस इंडस्ट्री। इसके लिए गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई है, जो आपको लाइक जो भी लाइक फार्मा प्रोडक्ट जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिल जाएगा। और ये काफी हाई मार्जिनल प्रोडक्ट राइट राइट। एक लास्ट क्वेश्चन, पेपर बैग्स या पेपर प्लेट्स के लिए कौन सा काउंसिल है, प्रमोशनल काउंसिल? है। देखो पेपर के लिए एज स्पेसिफिक मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 36-37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। सो अगर ये थोड़ा हो सकता है कि ये मशीन से बनता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से बनता है, तो इसका हो सकता है कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसका हो सकता है। बट एट द एंड आपको वो काउंसिल से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है दैट इज नियर अबाउट 36-37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। बट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इंडिया इज एक्सपोर्टिंग दैट इज मोर देन 10,000। ठीक है, सो एट द एंड आपको उनसे पूछना पड़ेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये एचएस कोड है, ये आपके काउंसिल में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ना फीओ भी बनाया है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो फीओ इज अ जनरल काउंसिल, जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट आप जिसके थ्रू आप मल्टीपल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते Yes, so I think we have covered all the questions. So thank you so much, Shubham sir, for wonderful guidance. It was very insightful and आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी दिया है। ऑफ कोर्स इस पे बहुत और भी क्वेश्चंस है लोगों के मन में, एंड उनको ये बिजनेस शुरू करना है तो ये इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। सो इसीलिए प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग का रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको सीरियसली इसमें बिजनेस में आना है एंड आपको सारी चीजों का गाइडेंस चाहिए, नॉट जस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन, पेमेंट टर्म्स, इसके शिपिंग के जो भी टर्म्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के बॉडीज है, तो ये सारी चीजें हम आज आपको इस कोर्स में डिटेल में गाइड करते हैं। इट्स अ 3 वीक्स कोर्स, आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपको ये 1-1.5 घंटे के सेशन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिला है। सो ये जो 3 वीक्स के कोर्स में आपको इन डेप्थ सारी चीजों का गाइडेंस मिलेगा, जिससे आपको आपका बिजनेस शुरू करने में बहुत आसानी होगी। आपको कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पेमेंट टर्म्स है, अगर आपको वो चीजें क्लियर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर आप ये बिजनेस में आते हो
तो मेजोरिटी लोग, अगर आप सक्सेस जो भी फ्रॉड देखते हो, स्कैम्स देखते हो, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि वो विदाउट नॉलेज वो इस इंडस्ट्री में आते हैं एंड बहुत बड़ा नुकसान करते करके जाते हैं, एंड इसकी वजह से वो इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। तो लैक ऑफ नॉलेज इज वेरी, इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री। तो आपको सारी चीजों का नॉलेज, सारे लूप होल्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, कॉस्ट शीट कैसे बनानी है, ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्स में आई सजेस्ट कि आप जरूर आइए इस कोर्स में। ये 15 डेज है, इसमें आपको कोर्स मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं एंड इन डेप्थ सारे सेशंस लाइव होते हैं एंड आपको लाइव Q&A आपका होता है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो। एंड आपको कोई सेशन मिस होता है तो आपको हर सेशन का हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं, सो दैट आपको रिवाइज कर सकते हो एंड आपको कोई सेशन मिस हो जाए तो आप वापस देख सकते हो। तो ये सेशन के रिकॉर्डिंग्स भी आपके साथ ही होते हैं हमेशा। तो जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए। थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। मोस्ट वेलकम। या रिक्वेस्ट एवरीवन को, मैं सबको चैट बॉक्स पे इसका लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन करने का। आप इस कोर्स पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस लिंक पे जाके, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। एंड अगर आपने आज का वेबिनार मिस किया हो या लेट ज्वाइन किया हो, तो इसी पेज पे यहाँ पे एक सेक्शन है हमारा वेबिनार रिकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन पे आप आज के वेबिनार के रिकॉर्डिंग वापस कल देख सकते हो। यहाँ पे, सॉरी, मंडे को यहाँ पे अपडेटेड रिकॉर्डिंग अपलोड होगा आज का। एंड मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में कंटेंट डालते हैं। आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, आपको आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी है हमारे पार्टिसिपेंट्स के, जिन्होंने आपके जैसे कभी हमारे साथ वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, फिर उसके बाद प्रोग्राम किया एंड आज बड़े लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उन लोगों के स्टोरीज भी आप हमारे उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज, ये जो हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाइए। सब लोगों का जर्नी आप जरूर देखिए, आपको काफी मोटिवेशन रहेगा। एंड एक रिसेंटली हमने जो एक पॉडकास्ट शूट किया था गोपाल सानप इनके साथ, तो ये जरूर आप देखिए हमारे चैनल पे। इन्होंने 18 साल के थे, 19 साल के थे जब उन्होंने हमारा कोर्स किया, एंड आफ्टर द कोर्स उन्होंने उनका जो डिग्री चालू था बीकॉम का, वो ड्रॉप किया, ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। एंड फिर वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आए एंड फिर आज वो धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस बढ़ा के आज 200 कंटेनर का बिजनेस वो कर रहे हैं। एप्पल इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से, ईरान से या वहां से। उन्होंने कैसे किया ये भी आपको इन डेप्थ काफी समझेगा। तो ये आज 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो उनकी स्टोरी आप सभी इसमें आप जरूर देखिए, हमारे ही पार्टिसिपेंट है। सो विद दिस आज का वेबिनार हम यहाँ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू everyone for joining us live. Thank you, have a good night.